हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रतिलोम फलन के गुणधर्म पढ़े थे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अपनी बुक की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे, मतलब प्रतिलोम फलन पर आधारित समस्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपनी बुक के ही। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल क्या है? एफ दे रखा है आर से आर में परिभाषित है और एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। क्या दे रखा है? एफ दे रखा है आर से आर, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, राइट। और हमसे सवाल में पूछा है एफ इनवर्स 8, सॉरी हमसे पूछा गया है एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9, इन दो चीजों की हमसे वैल्यू पूछी गई है। ये जो इस तरीके के जो सवाल है ये अक्सर कर अपने बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फाइनल एग्जाम में अक्सर कर 1 नंबर में जो सवाल आता है वो इसी तरीके का रहता है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है इस टाइप के सवालों में सॉल्व करने के लिए। जैसा कि अपन ने पहले भी एक एग्जाम्पल में देखा था। करना क्या है, सबसे पहला काम अपन को, जैसे अपन को एफ इनवर्स 8 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, माना कि एफ इनवर्स 8 बराबर एक्स। जिस भी चीज की हमें वैल्यू निकालनी है उसको क्या करेंगे, एक्स के बराबर रख लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर एफ इनवर्स 8 बराबर एक्स है तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये एफ दूसरी साइड, मतलब इस फलन का मूल फलन निकालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। एफ एक्स का मान हम सवाल में जो दे रखा होगा उसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 8, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस 8 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब हम देखेंगे यहां में एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब या तो इस द्विघात समीकरण के खंड हो जाएंगे और हमें x की तो वैल्यू मिल जाएंगी, और अगर नहीं होंगे तो श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करके हम इसके मूल या x के मान निकाल लेंगे। अब यहां खंड हो नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। क्या है, क्या खंड आएंगे, सूत्र क्या होता है अपना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। तो इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, b की जगह कितना है, जब हमारा द्विघात समीकरण ये हो और इसके खंड ना हो तो इस सूत्र के जरिए अपन x की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर b का मान कितना है, 5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 1 अपॉन 2, a का मान 1, और सॉल्व करेंगे तो x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 4 जाएंगे तो 21 बटे 2। फाइनली अपने पास x की दो वैल्यू आ गई। तो f इनवर्स 8 का मान कितना हो जाएगा, माइनस एक्स जो है वो एफ इनवर्स 8 के बराबर ही तो है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2, या इसे समुच्चय के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस अंडर रूट 21 बटे 2 कॉमा -5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर।
इस तरीके से हमें इन सवालों की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही एफ इनवर्स 9 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ दो इसलिए हुए हैं क्योंकि एक प्लस का चिन्ह लेके दूसरा माइनस का चिन्ह लेके। चलिए हम एफ इनवर्स 9 की वैल्यू और निकाल के देखते हैं। उसके लिए भी हमें यही करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, इसको भी x के बराबर मान लेंगे। एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 9। फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। 9 में से 9 घट जाएंगे तो 0 बचेगा। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0 तथा और x बराबर 0 तथा x बराबर -5। फाइनली अपने पास दो मान आएंगे, f इनवर्स 9 बराबर 0 और -5। ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर। एग्जाम में इस तरीके का सवाल आएगा 1 नंबर का। ज्यादातर जो सवाल आता है 1 नंबर में वो इसी टाइप का आता है। चलिए आगे चलते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 8 है सेम ऐसा ही है, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। उसका एक टॉपिक मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 8, एफ दे रखा है आर से आर में परिभाषित और एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है होने के दो, लेकिन इसमें एफ इनवर्स -5 की वैल्यू अपन देखते हैं। इसकी वैल्यू के लिए अपन देखते हैं सॉल्यूशन, जो हुआ है वो क्यों हुआ है। वहां अपन से एक छोटी सी चूक हो गई, जो अपन ने वैल्यू निकाली थी ना ऐसे करके 0 और -5, ये दोनों ही प्रांत में मौजूद होनी चाहिए। अपन को ये लिखना चाहिए था कि ये दोनों ही जो मान है वो कहाँ है, जो हमारे फलन का प्रांत है उसमें मौजूद है। इसलिए एफ इनवर्स जब हमने ये वैल्यू निकाली थी, मैं इस सवाल में करके बता देता हूं, सॉरी। जब हमने ऐसे करके x का मान निकाला था, एफ इनवर्स 9 बराबर 9 माना था, x माना था। अगले स्टेप में एफ एक्स बराबर 9 माना था। फिर अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 9 लिया था। फिर 9 से 9 कैंसिल हुआ था, फिर ऐसे आया था। फिर x कॉमन लिया था तो x प्लस 5 बराबर 0 हुआ था। उसके बाद x बराबर 0 तथा x प्लस 5 बराबर 0 आया था। x बराबर 0 तथा x बराबर -5 आया था। फाइनली x के अपने पास दो मान हो गए थे। ये काम किया था अपन ने। वहां अपन को ये लिखना चाहिए था, फलन अपना कहा था f r से r में परिभाषित था, तो केवल वही मान लिए जा सकते हैं x के जो इस प्रांत में मौजूद हो। अगर ये x का मान प्रांत में मौजूद नहीं होगा तो हम कहेंगे कि इसका कोई भी प्रतिबिंब या f इनवर्स 9 की कोई भी वैल्यू नहीं है। या 0 -9 दोनों ही r, कौन से r में, प्रांत में विद्यमान है। इसलिए अपन कहेंगे कि एफ इनवर्स 9 बराबर 0 -5। ये करना चाहिए था अपन को। तो एक ये स्टेप वहां अपन से छूट गया था। ठीक, सेम ऐसा ही इस क्वेश्चन में, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए जरा, ये एग्जांपल नंबर 7 है जिसमें अपना एफ दे रखा था आर से आर में और एफ एक्स दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। हमने वैल्यू निकाली थी एफ इनवर्स 9 बराबर x, मतलब एफ इनवर्स 9 की। अब इस एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या होगा, सवाल तो हम वैसे ही करेंगे। माना कि एफ इनवर्स -5 बराबर x मान लिया।
अगले स्टेप में एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा -5। उसके अगले स्टेप में एफ एक्स की वैल्यू अपन रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -5 या एक्स स्क्वायर बराबर -5 -1, एक का पक्षांतरण कर दिया, या एक्स स्क्वायर बराबर -6, राइट, या एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -6। दोनों साइड में वर्गमूल लेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -6। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस की, वर्गमूल के निशान के अंदर माइनस की संख्या आती है तो कैसी होती है, काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आर, कौन से आर में, प्रांत में विद्यमान होगी ही नहीं। यहां जो अवयव निकल के आएगा एक्स का जो मान वो प्रांत में आना चाहिए, ये प्रांत में मौजूद होगी नहीं, इसलिए अपन क्या लिखेंगे एफ इनवर्स -5 बराबर खाली कोष्टक, मतलब इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू प्रांत में मौजूद नहीं है। या तो ये लिखेंगे या इसे लिखेंगे पाई, रिक्त समुच्चय। अगर ये वैल्यू होती, जैसे कि यहां ये मौजूद थी प्रांत में, तब तो हम इनको अंदर लिख देते। अगर एक वैल्यू मौजूद होती, एक नहीं होती, तो उस एक को लिख देते, दूसरे को छोड़ देते। जो वैल्यू एक्स की मौजूद होगी प्रांत में उसी को हम इसका मान कहेंगे। इस एग्जांपल में दोनों मौजूद हैं, हमने दोनों को लिख दिया। इसमें एक भी मौजूद नहीं है, हमने एक को लिख दिया, एक को भी नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया, मतलब इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में जैसे ये आए और ये मौजूद हो प्रांत में, लेकिन ये मौजूद नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, जिस भी चीज की हमने वैल्यू निकाली है ना उसके कोष्टक में जो मौजूद है उसे लिख देंगे, जो मौजूद नहीं है उसे छोड़ देंगे, राइट। ऐसा अपनी बुक में एक क्वेश्चन है विविध में, जब करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्स का मान निकल के आए वो प्रांत में मौजूद होना चाहिए, जो मौजूद होगा उसे उसकी वैल्यू के रूप में समुच्चय में लिख देंगे, जो मौजूद नहीं होगा उसे छोड़ देंगे। एक भी मौजूद नहीं होगा तो हम कहेंगे कि रिक्त समुच्चय है इसका मान। चलिए एग्जाम्पल 8 बाकी का आप कर लोगे, नवा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है, एफ दे रखा है हमें आर से आर और एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यू प्लस 2। हमें इस फलन को एकेकी आच्छादक प्रूव करना है और एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें एकेकी आच्छादक प्रूव करना है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। ये दो काम इसमें हमें करने हैं, राइट। एकेकी आच्छादक निकालना अपन 11th में भी पढ़ चुके हैं, प्रूव करना। जो लास्ट अपना लेक्चर था मैंने उसमें भी बताया था कि एकेकी आच्छादक कैसे प्रूव किया जाता है। एक बार अपन फिर से कर लेते हैं। जब तक ये एकेकी आच्छादक नहीं होगा तब तक इसका प्रतिलोम फलन भी नहीं बनेगा। तो जब भी प्रतिलोम फलन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम वो क्या करेंगे, फलन को एकेकी आच्छादक प्रूव करेंगे। अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम फलन भी नहीं बनेगा। तो जब भी सवाल खाली प्रतिलोम फलन का आए या ऐसे लिख के आए कि एकेकी आच्छादक प्रूव करो, प्रतिलोम फलन निकालो, किसी भी तरीके से आए, अगर प्रतिलोम फलन का जिक्र आ गया तो हमें पहला काम क्या करना है, फलन को एकेकी आच्छादक प्रूव करना है। जितने भी तरीके हमें आते हैं उनमें से किसी से। चलिए सबसे पहला काम करेंगे अपन, फलन को एकेकी प्रूव करें, राइट। चलिए प्रूव करते हैं। एकेकी प्रूव करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था हम क्या करते हैं, दोनों ही फलनों की अपनी अपनी कंडीशन होती है। इसे प्रांत के ऊपर डिफाइन करते हैं और इसे परिसर या सह प्रांत के ऊपर। मतलब ये एकेकी प्रूव करने के लिए अपन प्रांत पे कंसंट्रेट करते हैं, प्रांत पे ध्यान लगाते हैं, और आच्छादक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सह प्रांत पे ध्यान लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रांत यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहां दो आ रहे हैं, किसी में ये Z से Q हो सकता है तो प्रांत मेरा Z हो जाएगा, सह प्रांत Q हो जाएगा। किसी में A से B हो सकता है, प्रांत A हो जाएगा, सह प्रांत B हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये R प्रांत है या R सह प्रांत है, समुच्चय है दोनों,
चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक ही प्रूव करते हैं। एक एक ही प्रूव करने के लिए हम प्रांत के दो अवयव लेते हैं। माना कि x1 x2 बिलोंग टू R प्रांत। ये प्रांत मैंने यहां क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है जिससे आपको पता रहे कि ये जो मैंने अवयव लिए किसमें से लिए, इस वाले R में से लिए। ठीक, अगर R की जगह कोई और अवयव होता और समुच्चय होता तो वो यहां आ जाता। माना कि x1 x2 बिलोंग टू R प्रांत इस प्रकार है कि हमने क्या किया, दो अवयव ले लिए और ये मान लिया कि इन पर जो फलन का मान है वो कैसा है, बराबर है। अपनी तरफ से हमने ऐसा मान लिया कि इन पर फलन का मान कैसा है, बराबर है। अब जरा देखिए fx जो मेरा दे रखा है वो है x3 प्लस 2। जब फलन x का है तो मान ये है, अगर फलन y का होता तो मान क्या हो जाता, x की जगह y आ जाता। और फलन x1 का है तो मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, fx1 की जगह लिख देंगे x1 की घात 3 प्लस 2। ऐसे ही फलन अगर x2 का है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। और ये दोनों ही वैल्यू कैसी है, बराबर है, इसलिए इसके बराबर में आ जाएगा x2 की घात 3 प्लस 2। ओके, इसके बाद अपन क्या करेंगे, दो से दो कैंसिल होता है। अगले स्टेप में आएगा अपने पास ये दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो क्या रह जाएगा, फाइनली x1 बराबर x2। और यही एक ही सिद्ध करने के लिए करना पड़ता है। एक ही सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रांत के दो अवयव लेने पड़ते हैं, उन पर फलन का मान बराबर मानना होता है और यह सिद्ध करना होता है कि वो अवयव भी बराबर है। अगर किसी कारणवश ये चीज आती कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो x1 x2 बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं एक ही नहीं है। बराबर आया है तो हम क्या कहेंगे, एक ही है। क्लियर, एक ही प्रूव हो गया। चलो अब आच्छादक पे चलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। आच्छादक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सहप्रांत के अवयव लेते हैं। इसका अवयव लेते हैं सहप्रांत का। और कैसे लेते हैं कि उस पर फलन का जो उसका जो पूर्व प्रतिबिंब है वो प्रांत में मौजूद है। कैसे मानेंगे, सारे सवालों में एक ही लाइन लिखनी होती है। माना के स्मॉल y बिलोंग टू R सहप्रांत। हमने क्या किया, सहप्रांत जो है अपना, यहां R है समुच्चय इसलिए R लिखा है, R की जगह B होता, N होता, Q होता, सहप्रांत जो होता वो लिख देते। माना के y बिलोंग टू R सहप्रांत के लिए x बिलोंग टू R कम से कम एक x बिलोंग टू R प्रांत। मतलब सहप्रांत के किसी अवयव के लिए प्रांत में कम से कम एक अवयव, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक अवयव x बिलोंग टू R प्रांत इस प्रकार है कि fx बराबर y। मतलब प्रांत के उस अवयव पर फलन का प्रतिबिंब y है। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, ये है मेरा R सहप्रांत, ये है मेरा R प्रांत, फलन है मेरा ये। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा सहप्रांत है उसमें एक अवयव y इस तरीके से है कि उसका एक पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में जरूर है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है ऐसे करके 2 हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। ओके, यही लाइन सभी क्वेश्चंस में लिखनी है। इसके बाद क्या करना है, जो फलन में हमें fx की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देनी है, रख देनी है। y - 2 बराबर x³
भाई बराबर के चिन्ह के साथ लिखे हो, y को इधर लिखो या इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, एक्स क्यू बराबर वाई माइनस 2 या x बराबर वाई माइनस 2 की घात 1/3। अब समझिए y जो हमने वैल्यू ली थी किसमें से ली थी, सहप्रांत में ली थी। अगर मैं यहां y का मान सहप्रांत, इस सहप्रांत में से रखूं, कोई सी भी वैल्यू रख सकता हूं, y इसका एक स्वेच्छ चर है, y की जगह जरूरत पड़ने पर इसमें से कोई सा भी मान रखा जा सकता है, उसे यहां रखूं। और ये जो मेरा x है, जैसे अभी हमने ऐसे करके बनाया था, ये r प्रांत था, ये r सहप्रांत था, ये x था, ये मेरा y था। तो y की जगह पे मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी रख सकता हूं जो इस r में मौजूद हो, और जो x का मान मुझे मिले वो प्रांत में मिल जाए। मतलब यहाँ y के मैं इसमें से अलग अलग मान रख के दे, और x की जो वैल्यू है वो मुझे किसमें मिल जाए, इस प्रांत में। तो इसका मतलब y के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, बिलोंग टू r। अब ये कौन सा r है, सहप्रांत है कि प्रांत है, ये प्रांत वाला r है। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। y का जो मान है वो हम कहां से लिख रहे हैं, सहप्रांत में से, और x की वैल्यू हमें कहां मिलनी चाहिए, प्रांत में। अगर ऐसा हो जाए तो किसके लिए, प्रत्येक y बिलोंग टू r सहप्रांत के लिए, मतलब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए अगर मुझे इस x का मान प्रांत में मिल जाए तो हम क्या लिखेंगे, f का परिसर इक्वल टू f का सहप्रांत। मतलब सहप्रांत और परिसर कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसे ना लिख के, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः f के सहप्रांत r के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत r में एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। राइट, हर एक सवाल में ये लिख सकते हैं अपन, जिसमें ये प्रूव हो जाए कि हाँ ये अवयव मिल रहा है। जिसमें अगर नहीं मिलेगा तो उसमें लिखेंगे f के प्रत्येक अवयव, f के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत r में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अगर मिल जाए तो लिखेंगे विद्यमान है। फाइनली क्या लिखेंगे, इसलिए f आच्छादक है। अगर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होता तो क्या लिखते हैं, f आच्छादक नहीं है। क्लियर, लीजिए भाई, हमें पता है कि अगर एक फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो तो क्या होता है, अतः f r से r एकेकी आच्छादक फलन है। लीजिए भाई, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि एकेकी आच्छादक फलन है। ओके, अब हम आते हैं प्रतिलोम फलन के। अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक नहीं आता तो सवाल वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तक फलन एकेकी आच्छादक नहीं होता तब तक उसका पूर्व प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब ये एकेकी आच्छादक है, इसलिए f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स। अब देखिए, प्रतिलोम फलन को अपन किससे दर्शाते हैं, f इनवर्स से। ये घात नहीं है, f की -1 घात नहीं है, ये प्रतीक है। प्रतिलोम फलनों को इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो प्रतिलोम फलन f इनवर्स क्या करते हैं, इन समुच्चयों को पलट देते हैं। जो सहप्रांत होता है उसे प्रांत बना देते हैं, जो प्रांत होता है उसे सहप्रांत बना देते हैं। अब यहाँ दोनों एक जैसे हैं इसलिए एक जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में पीछे वाले को आगे ले आते हैं, आगे वाले को पीछे ले जाते हैं। f इनवर्स r से r
इस प्रकार परिभाषित होगा के, किस प्रकार परिभाषित होगा? परिभाषा है अपन ने पहले ही पढ़ी है थ्योरी में, एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, द्विधा तात्पर्य एफ एक्स बराबर वाई। ये होती है प्रतिलोम फलन की परिभाषा। मतलब एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स किसके बराबर होगा? ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हमने क्या लिख दिया? एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स बराबर वाई के। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यू प्लस 2। यहां से एक बार फिर से अपन मान निकालेंगे किसका? जैसे हमने ये काम किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। एक्स का मान कितना आ जाएगा? आप जरा ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ इनवर्स वाई। तो यहां पर अपन एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे? एफ इनवर्स वाई, वाई माइनस 2 की घात 1/3। ये हमारा प्रतिलोम फलन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? वाई को नॉर्मली हम फलन परिभाषित करते हैं तो क्या करते हैं? प्रांत के अवयव को एक्स से दिखाते हैं। इसलिए अगर यहां छोड़ दें हम तब भी हमारा सवाल सही है, गलत नहीं है। हम केवल ये लिख दें अतः एफ इनवर्स आर से आर, ऐसे लिख दें अतः एफ इनवर्स आर से आर, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई माइनस 2 की घात 1/3, ये लिख दें तब भी हमारा सवाल सही है। लेकिन जनरली अपन क्या करते हैं? प्रांत के अवयव को हमेशा एक्स से दर्शाते हैं, तो हम क्या करते हैं? वाई को पलट के एक्स लिख देते हैं, जिससे कंफ्यूजन रहे ही नहीं। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, ये प्रतिलोम फलन परिभाषित हो गया। सारे सवालों में इसी विधि का प्रयोग करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो यहां निकल के आता है ज्यादातर वही यहां प्रतिलोम फलन के रूप में निकल के आता है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है 10वां, काफी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा अलग तरीके का भी है। इसे अपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एफ दे रखा है आर से आर और क्यू से क्यू। एफ दे रखा है, क्यू क्या होता है पता है? क्यू है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और एफ एक्स दे रखा है 2x। दूसरा जो फलन है वो दे रखा है g, g दे रखा है q से q में, और gx दे रखा है x प्लस 2। हमसे सत्यापन करवा रहा है किसका? प्रूव दैट, किसको? GOF इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। इस चीज का हमसे सत्यापन करवा रहा है। लगभग ऐसा ही सवाल इस साल बोर्ड में आया है, लगभग ऐसा, एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं कह सकते पर लगभग ऐसा आया है। और इसलिए आया है क्योंकि उसमें ये फलन नहीं दे रखी है। सिद्ध तो यही करना है लेकिन फलन नहीं दे रखे हैं। तो ये गुणधर्म है अपना, कौन सा? चौथा जो गुणधर्म है प्रतिलोम फलनों का, ये उस टाइप का सवाल है। गुणधर्म अगर मैंने जैसे सॉल्व कराया था बिल्कुल वैसे के वैसे इसे करना है, जैसे हमने गुणधर्म का प्रूफ देखा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन फिर भी दोबारा कर लेते हैं इसे। और कुछ है इसमें? और कुछ भी नहीं है। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका।
देखिए इसमें हमें सिद्ध करना है जीओएफ का इनवर्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स हो जी इनवर्स के। तो सबसे पहला जो काम करना है वो हमें क्या करना है, जीओएफ को देखना है कि क्या ये जीओएफ परिभाषित है। चलिए चूंकि देखो जीओएफ कब परिभाषित होता है, मैं पहले ही आपको बताया मैंने। हम क्या करते हैं, प्रतिलोम फलन संयुक्त फलन को परिभाषित करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। इसका नाम हम क्या लिखेंगे, जीओएफ, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, जीओएफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर मैं इसे ऐसे लिख देता तो इसको अपन क्या कहते हैं, एफओजी कहते, नीचे से ऊपर की ओर जाना है परिभाषित करने के लिए, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, चेक क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है क्या ऊपर वाले फलन का परिसर, जो इसमें ऊपर लिखा हुआ है, क्या उसका परिसर नीचे वाले फलन के प्रांत का उपसमुच्चय है। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो दोनों समुच्चय ही एक ही है, ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, एक ही है। तो डेफिनेटली बात यह है कि साहब ये तो होंगे ही होंगे, ये वाला इसका उपसमुच्चय होगा ही होगा। तो लिखने की कोई बात ही नहीं है, जब भी चारों समुच्चय एक जैसे होते हैं तो ये दोनों ही फलन जीओएफ और एफओजी परिभाषित हो जाते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, उसके लिए मैंने पुराने वीडियोस में आपको डिटेल में बता रखा है कि कैसे करते हैं। अब देखिए यहां इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, चूंकि जीओएफ मतलब गो कहां परिभाषित होगा, क्यू से क्यू परिभाषित है, क्यू से क्यू में परिभाषित होगा, इससे इसमें, राइट। अब फिर से आइए, चूंकि एफ और जी दोनों ही रैखिक फलन है। अब पहले तो ये मतलब समझ लीजिए क्या है इसका मतलब। अपने पास दो तरीके हैं, हम जानते हैं, हम या तो एफ को और जी को एक एक ही आच्छादक प्रूव करें। अपने पास पहला तरीका क्या है, हम एफ और जी दोनों को एक एक ही आच्छादक प्रूव करें, तब हम कहें कि इनका संयुक्त फलन एक एक ही आच्छादक है गुणधर्म का प्रयोग करके। या हम कुछ नियमों का प्रयोग करें। पहले तो ये समझो रैखिक फलन होता क्या है। रैखिक फलन कहते हैं इसे 11th में अपन ने डिटेल में पढ़ा है, या ए एक्स प्लस बी कह लो इसे, ये कहलाता है रैखिक फलन, जिसमें एक्स और वाई के बीच में सीधा रैखिक संबंध होता है, वो कहलाते हैं रैखिक फलन, राइट। तो यहां पर ये जो दोनों फलन है और रैखिक फलन जो होते हैं वो सदैव एक एक ही आच्छादक होते हैं। तो एफ और जी दोनों ही कैसे रैखिक फलन है, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है। इसकी तुलना करें इससे, तो ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 0 है। इस वाले की तुलना करें तो ए की जगह पे एक्स 1 है और बी की जगह पे 2 है। तो ये दोनों कैसे हैं, रैखिक फलन है। और रैखिक फलन सदैव कैसे होते हैं, एक एक ही आच्छादक होते हैं। तो हम लिख रहे हैं क्योंकि एफ और जी दोनों ही रैखिक फलन है और रैखिक फलन एक एक ही आच्छादक होते हैं, इसलिए तथा अब एफ और जी दोनों कैसे हो गए, ये एक एक ही और आच्छादक हो गए। और हमने गुणधर्म पढ़ा एक एक ही संयुक्त फलन का कि अगर दो फलन एक एक ही आच्छादक हो तो उनका जो संयुक्त फलन होता है वो भी कैसा होता है, एक एक ही आच्छादक होता है। तो अगर एफ और जी एक एक ही आच्छादक है तो इनका संयुक्त फलन जीओएफ भी कैसा होगा, एक एक ही आच्छादक होगा। तथा दो एक एक ही आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन एक एक ही आच्छादक होता है।
हमने क्या किया है, एफ और जी रैखिक फलन है, इसलिए ये एकैकी आच्छादक फलन है, और दो एकैकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन एकैकी आच्छादक होता है। अतः GOF भी एकैकी आच्छादक फलन है। हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये जो हमारा GOF है वो कैसा है, एकैकी आच्छादक है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें GOF का इनवर्स निकालना है, और GOF का इनवर्स केवल तभी निकल सकता है जब GOF एकैकी आच्छादक हो। तो हमने बजाय सिद्ध करने के थ्योरी का प्रयोग करके ये सीधे लिख ली, एफ और जी रैखिक फलन है इसलिए वो एकैकी आच्छादक है, और दो एकैकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन एकैकी आच्छादक होता है, इसलिए GOF भी एकैकी आच्छादक है। इसलिए GOF Q से Q का प्रतिलोम फलन GOF इनवर्स, देखो क्या होता है, ये पलटते हैं, यहां एक जैसे हैं इसलिए हम यहां एक जैसे लिखेंगे, लेकिन असल में पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे जाता है। Q से Q परिभाषित होगा, राइट। अब चलिए अपन GOF को देख लेते हैं। एक काम करते हैं, GOF हम यहीं निकाल लेते हैं, ऊपर ही निकाल लेते हैं GOF को, जिससे इसलिए किसी x बिलोंग टू Q प्रांत के लिए हमने क्या किया, GOF को Q से Q में परिभाषित, पहले हम इस GOF को परिभाषित और कर लेते हैं कि असल में GOF होगा क्या। प्रांत के किसी अवयव को लिए, कौन सा प्रांत, ये वाला Q प्रांत के लिए GOF x बराबर क्या करते हैं, O को हटा के उसकी जगह मदला कोष्टक लगा देते हैं। GOF x लिखा हुआ है, ये कौन सा प्रांत है, ये वाला प्रांत है GOF का प्रांत। इसका एक अवयव लिया हमने x, और क्या किया, GOF x का मान निकाल रहे हैं। जैसे fx होता है gx होता है, वैसे GOF x भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इस O को हटा देंगे और इसकी जगह मदला कोष्टक लगा के GOF fx लिख देंगे, राइट। अब fx की वैल्यू कितनी है, 2x, तो GOF 2x, राइट। हमने fx का मान रख दिया कितना, 2x। अब जब g x का फलन था तो x प्लस 2 था, 2x का फलन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे 2x आ जाएगा, राइट। तो फाइनली मेरा GOF क्या आ जाएगा, Q से Q GOF x बराबर 2x प्लस 2, ये एक नंबर देके चला, राइट। तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब GOF इनवर्स को परिभाषित करते हैं, जैसे हमने अभी किया था, थोड़ी देर पहले भी तो किया था। क्या करेंगे, इस प्रकार परिभाषित होगा कि GOF इनवर्स y बराबर x, GOF x बराबर y, कुछ भी अलग से नहीं किया, वही काम किया, बस फलन का नाम बदल गया है। वहां f था, यहाँ GOF है, राइट। GOF x को अपन यहां लिख देंगे, कितना है GOF x, 2x प्लस 2, या फाइनली 2x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 2, या x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 2/2, राइट। x की वैल्यू कितनी है, GOF इनवर्स y बराबर y माइनस 2/2। तो फाइनली अपने पास
जो GOF आएगा वो क्या आएगा, इसलिए GOF इनवर्स Q से Q और GOF इनवर्स X बराबर X माइनस अपॉन 2। ये हो गया अपने पास GOF इनवर्स का मान। राइट, क्या किया मैंने, जैसे उसमें y की जगह x लिखा था वैसे यहां भी लिख दिया, तो अपने पास ये चीज आ गई। फाइनली अपने पास निकल के अभी इधर वाली चीज आई है, GOF इनवर्स प्रांत और परिसर आ गए और उसकी वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे, F इनवर्स और G इनवर्स और निकालेंगे। देखिए कैसे, चूंकि F Q से Q एकेकी आच्छादक है, राइट, इसका मतलब है या इसका तात्पर्य F इनवर्स कहां होगा, Q से Q होगा। क्योंकि सवाल की लंबाई बहुत जा रही है इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, बजाय इस तरीके से अलग से निकाल के F इनवर्स को सीधा निकाल लेते हैं। अगर Fx 2x है तो F इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, x, सिंपल सा ये हो जाएगा। 2x बराबर y हो जाएगा या x बराबर y अपॉन 2 हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा F इनवर्स y बराबर y अपॉन 2। तो फाइनली अपना फलन क्या हो जाएगा, F इनवर्स x बराबर x अपॉन 2। दोबारा देख लीजिए, जैसे हमने ये काम किया था वैसे ही यहाँ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। F है Q से Q में एक ही आच्छादक, तो F इनवर्स कहां हो जाएगा, Q से Q में। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से, Fx बराबर y, F इनवर्स y बराबर x। इसे इधर लिख दो या इसे इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये तो ये चीज है, ये बता रहा है कि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के बराबर। मैंने यहाँ Fx की वैल्यू रखी कितनी, 2x बराबर y, x का मान निकल के आया y अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू रखी F इनवर्स बराबर y अपॉन 2। फाइनली मैं इसे y को x में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, F इनवर्स x बाई 2। यहाँ पर F इनवर्स ये Q आगे आ गया, ये वाला Q पीछे चला गया। ठीक, चलिए ऐसे ही अपन G इनवर्स की भी वैल्यू निकालते हैं। G इनवर्स क्या होगा, तथा G Q से Q एकेकी आच्छादक है। G भी कैसा है, एकेकी आच्छादक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, G इनवर्स परिभाषित होगा और कहां होगा, ये वाला Q आगे आ जाएगा और ये वाला Q चला जाएगा पीछे। जो प्रांत है वो सहप्रांत हो जाएगा, सहप्रांत प्रांत में बदल जाएगा। ये जो बात है ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अगर G A से B होता ना तो G इनवर्स B से A होता। यहां एक जैसा लगता है क्योंकि दोनों ही एक हैं, लेकिन बेसिकली पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे लेके जाते। ठीक, अब सेम ऐसे ही हम सीधा शॉर्टकट में G इनवर्स को परिभाषित कर लेते हैं। क्या होगा, G इनवर्स y बराबर x, gx बराबर y। gx का मान कितना है, x प्लस 2 बराबर y या x बराबर y माइनस 2। x की वैल्यू कितनी है, G इनवर्स y, फाइनली y माइनस 2। क्या करते हैं, लास्ट में हम इस y को x में चेंज कर देते हैं, तो G इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, G इनवर्स x बराबर x माइनस 2। ओके, तो ये हमने शॉर्ट में कर लिया है। चाहो तो आप सवाल में ही कर लो, चाहो ऐसे सीधे लिख दो, चल जाएगा, कोई बात नहीं। 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता ही। चलिए अपन क्या करेंगे, अब अपन संयुक्त फलन परिभाषित कराएंगे। कौन सा, ये वाला, F इनवर्स ओ G इनवर्स। F इनवर्स को लिखेंगे अपन नीचे और G इनवर्स को लिखेंगे ऊपर। मैंने पहले ही बताया कि संयुक्त फलन को अपन ऐसे परिभाषित कराते हैं, राइट। इसका प्रांत Q से Q और ये भी Q से Q में परिभाषित। चेक क्या करते हैं, चारों एक जैसे हैं तो सिंपल सी बात है, अतः F इनवर्स ओ G इनवर्स कहां परिभाषित हो जाएंगे, Q से Q, इस वाले से इस वाले, राइट। अगर अलग अलग होते तो ये बदल जाते, लेकिन अभी ऐसे कैसे परिभाषित हो जाएंगे। और क्या होगा,
इस प्रकार परिभाषित होगा कि किसी x बिलोंग टू Q, कौन सा x, ये मतलब कौन सा Q, ये वाला Q, प्रांत के लिए F इनवर्स O G इनवर्स x बराबर, हम क्या करेंगे, इस फलन की वैल्यू निकालेंगे, प्रांत के इस अवयव x पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, इस O को हटा देंगे और इसकी जगह क्या ले आएंगे, मजला कोष्ठक, राइट। G इनवर्स x, G इनवर्स x की वैल्यू कहां है अपने पास, ये रही, कितनी है, x माइनस 2 है, लिख दी। अब फलन जब x का था तो x/2 था, और अगर x माइनस 2 का है तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 2/2। तो फलन x का है तो x/2 है, y का होगा तो y/2 हो जाएगा, और x माइनस 2 का होगा तो x माइनस 2/2 हो जाएगा। फाइनली अपने पास क्या निकल के आएगा, इसलिए F इनवर्स O G इनवर्स Q से Q और F इनवर्स O G इनवर्स x बराबर x माइनस 2/2, ये हो गया 3 नंबर। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया कि हमें इन्हें तुल्य फलन प्रूव करना है, और दो फलन तुल्य फलन केवल तभी होते हैं जब उनके प्रांत समान हो, सहप्रांत समान हो, और प्रांत के प्रत्येक बिंदुओं पर उनका मान भी समान हो। अब जरा हम देखें समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से। अब हम ध्यान दें इन पे, तो देखिए दोनों ही फलनों के प्रांत समान, GOF का इनवर्स का प्रांत बराबर F इनवर्स O G इनवर्स का प्रांत, दोनों के प्रांत समान, GOF इनवर्स का सहप्रांत बराबर F इनवर्स O G इनवर्स का सहप्रांत, दोनों के सहप्रांत समान, Q और प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान भी समान, और प्रत्येक x बिलोंग टू Q प्रांत के लिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव पर दोनों ही फलनों का मान भी समान, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो गया, दोनों ही फलनों का मान भी समान हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः GOF इनवर्स बराबर F इनवर्स O G इनवर्स हो गया फाइनली प्रूव। ये काम करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कठिन भी है, पेपर में आए या ना आए, लेकिन अगर आएगा तो बिना पढ़े इस सवाल को नहीं कर पाओ, इसलिए अच्छे से समझ के पढ़ के जाना। नोट्स में PDF के रूप में आपको उपलब्ध करा दूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके, थैंक यू।